हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड ओटी विद सूरज सर में। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की जो क्लास रहने वाली है बच्चों, वो हम जो एनेस्थीसिया ड्रग्स पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी के क्रम में रहेगी। टॉपिक का नाम रहने वाला बच्चों ओपियोइड्स। ओपियोइड्स ड्रग्स से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे रिगार्डिंग ओटी। और जो एकेडमिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक का नाम रहेगा बच्चों ओपियोइड्स। ठीक है, अपने एनेस्थीसिया में क्या यूज है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे कि अपने यूज क्या क्या हो रहा है। हालांकि इसका यूज जो है ओटी के अलावा आईसीयू में भी होता है, वार्ड में भी होता है, सबके बारे में डिस्कस हम करेंगे। तो चलिए, मेनली यूज्ड फॉर एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है बच्चों? दर्द निवारक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। पेन मैनेजमेंट में इसको यूज लिया जाता है। ठीक है, मेनली यूज फॉर एनाल्जेसिया इन इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, मतलब सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद। ठीक है, तो प्री ऑपरेटिव का मतलब क्या हो जाता है? ऑपरेशन से पहले। इंट्रा ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के दौरान। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद। तो इसको मेनली किस काम में लिया जाता है? एज ए एनाल्जेसिक इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, सेकंड इसको क्या काम में लिया जाएगा? ब्लंटिंग रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स टू इंट्यूबेशन। ठीक है, इंट्यूबेशन के दौरान। उसके अलावा प्रोड्यूसिंग सेडेशन इन आईसीयू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। आईसीयू में अगर कोई पेशेंट है उसको सेडेट करना है आपको, तो हालांकि वहां प्रोपोफोल भी काम में लिया जाता है, मैंने एक बार पहले बताया था। वहां पर एक बात और बताई थी, अगर 48 आवर्स से ज्यादा कंटिन्यूअसली अगर प्रोपोफोल काम में ली जाती है तो प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, स्पेशली चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो प्रोड्यूसिंग सेडेशन इन आईसीयू, और आगे देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एडिमा, स्पेशली क्या रहेगा? मॉर्फिन इज एजेंट ऑफ चॉइस। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए रिगार्डिंग पल्मोनरी एडिमा कि कौन सी ड्रग पल्मोनरी एडिमा में यूज ली जाती है ओपियोइड्स में से, तो कौन सी आ जाएगी बच्चों? मॉर्फिन इज द एजेंट ऑफ चॉइस। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्या बोल रहा है कि सिवरिंग में हम काम में लेंगे इसको। सिवरिंग का मतलब क्या होता है? जब पेशेंट को कपकपी हो रही होती, कपकपी कब होती है? किसी पेशेंट को आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया या जनरल एनेस्थीसिया दिया, ओटी में अपने पास पेशेंट रहता है, ओटी का टेम्परेचर हम लगभग रखते हैं 20 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, लगभग इतना ही रखते हैं। अब इस टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब इससे तो कम ही हो गया, ये कम हो गया, तो इस पे क्या होता है? पेशेंट को नेचुरली सर्दी लगती है। उसके अलावा नेचुरली सर्दी लगती है जो तो लगती है, अब आपने जो एनेस्थीसिया दिया है उसके कारण से टेम्परेचर बॉडी का कम होता है। आप लोगों ने जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया होगा एनेस्थीसिया तब बताया होगा मैंने कि जब पेशेंट को, नहीं अभी स्पाइनल नहीं पढ़ाया मैंने, शायद नहीं बताया होगा, बता देता हूं। जब किसी पेशेंट को आप स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हो तो उसका कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो सरफेस की तरफ ट्रांसफर होता है, फिर हीट लॉस हो जाती है, मतलब पेशेंट को सर्दी लगती है क्योंकि हीट लॉस होता है। अब उस सर्दी के कारण से, टेम्परेचर कम होने के कारण से पेशेंट को क्या होती है? सिवरिंग होती है। और उस सिवरिंग को रोकने के लिए हम जो ड्रग देते हैं उनमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? पैथेडिन और ट्रामाडोल। ज्यादा काम में कौन सी ली जाती है? ट्रामाडोल। मतलब मोस्ट प्रिफर्ड कौन सी रहेगी? पैथेडिन। लेकिन काम में क्या ले रहे हैं? ट्रामाडोल। ये क्या है? ये अपने एनेस्थीसिया के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप जो ओपियोइड्स है, ओपियोइड्स को आपके एनेस्थीसिया में क्या काम में ले रहे हो। तो एक तो दर्द निवारक के रूप में हम सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, और दूसरा उसको हम सबसे ज्यादा काम में लेते हैं सिवरिंग को रोकने के लिए, सिवरिंग को कम करने के लिए। अब सिवरिंग को कम क्यों किया जाए? पहली बात तो पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, सर्दी लग रही है, कपकपी हो रही है, और जब पेशेंट को कपकपी या सिवरिंग हो रही होती है तो उसका हाथ मूवमेंट रहेंगे। ठीक है, हाथ पैर मूव करेंगे, तो जो आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगा रखा है उसकी रीडिंग जो है मॉनिटर में गलत आएगी। अब वो रीडिंग सही कैसे आए? एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां भी लगा रखे हो, मान लो जब फिंगर टिप पे आपने लगा रखा है तो इसको पहले तो आप क्या करो, थोड़ा सा गर्म करो। ठीक है, बिल्कुल ठंडी पड़ी रहेगी उंगली तो उसको थोड़ा सा रब करके आप गर्म कर सकते हो, या फिर आप जो वार्मर रहेगा उसके आगे आपका हाथ लगा के और उससे आप ऐसे गर्म कर सकते हो। ठीक है, और सिवरिंग कम होगी तो मूवमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, वरना आप लगा के रखोगे वो मूव करता रहेगा तो रीडिंग प्रॉपर नहीं आ पाएगी, ग्राफ सही से नहीं बन पाएगा। तो उससे फिर क्या होगा? ग्राफ सही बनेगा और रीडिंग जो है आपको एग्जैक्ट दिखाई देगी। जो एसपीओ2 दिखता है आपको, एसपीओ2,
वो आपको क्या दिखेगा, करेक्ट दिखाई देगा। आई क्या बात समझ में, इसलिए भी सिवरिंग को कम करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन बेसिस पे किया गया। पहला क्या बेसिस लिया इसने, ए क्या लिया, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ सिंथेसिस, कि क्या है सिंथेसिस, किससे बन रहा है, क्या नेचुरली मिल रहा है या हम उसको बना रहे हैं, मतलब ह्यूमन मेड है, ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल, कि नेचुरल कौन सा रहेगा, नेचुरली अकरिंग कौन सा रहेगा। तो मॉर्फिन जो है वो नेचुरली मिल जाता है। अरे क्या हो गया, ये 1 ये 2 और ये 3 है ना, ये गणित गलत हो गई क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। मॉर्फिन हो गई, कोडिन हो गई, थेबाइन हो गई, ये क्या रहेंगे, नेचुरली जो है अवेलेबल है, नेचुरली प्लांट से जो है हम इनको एक्सक्रेट कर लेते हैं, वहां से मिल जाता है हमारे को। उसके बाद में सेमी सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, कुछ प्लांट से मिला, कुछ हमने उसमें कारीगरी करी और हमने एक नया प्रोडक्ट बना दिया, उसको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेसिस। जैसे हीरोइन हो गई, ठीक है, डाइहाइड्रोमोर्फिन हो गई, ऑक्सीमोर्फिन हो गई, पेंटामोर्फिन हो गई, ये सारे क्या है बच्चों, सेमी सिंथेसिस है। यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाने के चांस कम है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि नेचुरल कौन सा है या फिर सिंथेसिस, पूछा जा सकता है, चांस कम है, ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूछा ही नहीं जा सकता, पूछा तो कहीं से भी जा सकता है, कुछ भी। हर पेपर में एक दो क्वेश्चन होते हैं जो कभी पूछे नहीं गए, नए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको इजीली याद हो जाएगा, मॉर्फिन, कोडिन, थेबाइन और सेमी सिंथेसिस कौन सा हो गया, हीरोइन, डाइहाइड्रोमोर्फिन। मतलब जिसमें आपको ऐसे केमिस्ट्री टाइप के नाम दिखे ना, तो आप समझ जाओ कि ये इसमें कुछ ना कुछ कारीगरी हुई है, ये नेचुरली तो नहीं पाया जाता, ठीक है। अभी देखो डाइहाइड्रोमोर्फिन हो गए, ऑक्सीमोर्फिन हो गए, पेंटामोर्फिन हो गई, आपने हल्की बुल्की आपको केमिस्ट्री दिख रही है। अब हीरोइन तो आपको याद करना ही पड़ेगा ना, वो फिर हेरा फेरी मूवी देखी आपने, फिर हेरा फेरी में बोलता है वो गंजा हीरोइन का, हीरोइन को गंजा करके ऐसे बोलता है वो, तो वहां से आप याद रख सकते हो सेमी सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा याद रखने का कोई ऐसे मजाक करके या फिर ऐसे याद नहीं होते, याद का एक ही तरीका है, जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे उतना याद होगा। पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है, आज आपने क्लास पढ़ ली, अच्छे से पढ़ ली, 2 दिन बाद उसके नोट्स देख लो, तीसरे दिन एक बार क्लास को वापस देख लो, ठीक है। और कुछ नहीं हो, आप फ्री बैठे हो, बाइक ड्राइव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, कुछ कर रहे हो, मतलब ड्राइविंग के टाइम तो नहीं, पर ऐसे आप फ्री बैठे हो या फिर वॉकिंग कर रहे हो, उस टाइम पे क्लास को चला लो और आराम से अपने हेडफोन लगा के क्लास को वापस से सुन लो। एक बार आपने पढ़ ली, दोबारा आप सुनोगे, तीसरी बार आप सुनोगे, तो वो ज्यादा आपको इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा आपको याद होगा वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, क्योंकि बार बार एक ही चीज सुनोगे तो वो इजीली आपको याद हो जाएगी। अब बात करते हैं सिंथेसिस के बारे में, सिंथेटिक कौन कौन से जो प्रॉपर जो है बनाए हुए हैं, मानव द्वारा निर्मित है जो, ठीक है। तो पहला कौन सा हो जाएगा इसमें, बरॉरफिनॉल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, पेंटाजोसिन हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, पैथेडिन, फेंटेनिल। बहुत ही ज्यादा काम में लिया जाता है जी, मोस्ट कॉमन यूज्ड है, हालांकि ओपियोइड है, बड़े ही संभल के काम में लेते हैं, ठीक है। आपके अल्फेंटिल हो गया, सोफेंटेनिल हो गया, रेमिफेंटेनिल हो गया और ट्रामाडोल हो गया। ट्रामाडोल भी आप बहुत ज्यादा काम में लेते हो, किस लिए, पेन मैनेजमेंट में। अरे सही बोल रहा हूं ना, पेन को मैनेज करने के लिए वहां पर आप इसको काम में लेते हो, दर्द निवारक के रूप में। अब ट्रामाडोल के बारे में एक बात बताते हो, ट्रामाडोल के बारे में क्या, ऑलमोस्ट लगभग सभी के बारे में ट्रामाडोल हम ज्यादा काम में लेते हैं, तो इसके बारे में एक बात है। जब भी पेशेंट को ट्रामाडोल दिया जाता है तो ये क्या करता है, CTZ, इसमें आगे पढ़ेंगे हम, जब सिस्टमिक इफेक्ट पढ़ेंगे तब जरूर देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चों, CTZ सेंटर, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, उसको छेड़ता है और क्या करा देगा बच्चों, ये वोमिटिंग करा देगा जी, उल्टी करा देगा जी, बोलो, ये क्या करेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, जब भी पेशेंट को ट्रामाडोल दिया जाता है तो इसके साथ में एक ड्रग और दी जाती है, कौन सी, एंटीमेटिक दी जाती है। एंटीमेटिक कौन सी दी जाती है, एमसेट, ओंडेनसेट्रोन, ठीक है, ओंडेंट सेट्रोन, ठीक है। जब पेशेंट को आप ट्रामाडोल देते हो तो इसके साथ में या फिर इससे पहले दी जाती है, ताकि पेशेंट को वोमिटिंग नहीं हो। दूसरी बड़ी चीज,
जब पेशेंट को ट्रामाडोल दी जाती है तो ये स्लो दी जाती है, डायरेक्ट आप नहीं देते हो, ठीक है, डायरेक्ट आईवी आप नहीं देते हो। क्या करते हो आप 100 ml NS लेते हो और उस NS में मिला के धीरे धीरे देते हो, या फिर 500 ml में, ठीक है, 500 ml थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इसलिए 100 ml NS में हम देना प्रेफर करते हैं और स्लो देते हैं ताकि क्या नहीं हो, वोमिटिंग नहीं हो। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलो। अब एक तो मैंने बताया आपको सिंथेसिस के बेसिस पे कि कौन कौन सा होता है, सेमी सिंथेसिस हो गया, ठीक है, सिंथेटिक हो गया और नेचुरल हो गया। अब देखो और किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर इंटरेक्शन, रिसेप्टर इंटरेक्शन के बेसिस पे भी इसको आगे डिवाइड किया गया। पहला कौन सा इसमें, प्योर एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है सीधा सीधा साथ देने वाला, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट काम करने वाला। क्लियर है? सीधा सिंपल याद रखना है। तो मॉर्फिन क्या है, ओपियोइड है, फेंटेनिल ओपियोइड है, अल्फेंटेनिल ओपियोइड है, सोफेंटेनिल ओपियोइड है, रेमिफेंटिल ओपियोइड है, पैथिडीन ओपियोइड है। तो ये क्या हो गए, प्योर एगोनिस्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए जी, अब आते हैं मिक्स्ड ओपियोइड, ठीक है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मिक्स्ड ओपियोइड, जिसमें आपके जो ये सिंथेसिस वाले रहेंगे ये आ जाएंगे सारे, पेंटाजोसिन, ठीक है, ब्यूट्रोलफिनोल, ठीक है, डेजोसिन। और अब आते हैं प्योर एंटागोनिस्ट। प्योर एंटागोनिस्ट का मतलब हो गया जो बिल्कुल इसके अगेंस्ट में ही काम करते हैं, मतलब ओपियोइड के अगेंस्ट में जो काम करते हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, प्योर एंटागोनिस्ट, अपोजिट में काम करने वाले। क्लियर? तो कौन कौन से हो गए अपोजिट में? अपोजिट का मतलब क्या, अगर किसी पेशेंट को ओपियोइड का ओवरडोज हो गया तो वहां पर ये दे दो आप, तो उसके अगेंस्ट काम कर लेगा। जैसे मोस्ट कॉमन यूज्ड, इंपॉर्टेंट, अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक डीएसएसबी में पूछा गया था, डीएसएसबी 25 में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो पेपर सोल्व करवाऊंगा मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। जो डीएसएसबी का भी पेपर हुआ था वो पेपर सोल्व करवाऊंगा आप लोगों को। उस पेपर में दिक्कत क्या हुई थी, जो लास्ट के 20 क्वेश्चंस थे वो कईयों के सबमिट नहीं हुए थे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगे, ऑटो सबमिट है उसमें, और कुछ लोग बोल रहे हैं सबमिट नहीं हुए। देखो मैंने भी वो पेपर दिया था, लास्ट के जो 20 क्वेश्चंस थे वो मैंने सबमिट किए थे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सबमिट किए थे, लेकिन मेरे सबमिट वो नहीं हुए थे क्योंकि लास्ट में जब आप देखते हो वहां 0 ही लिखा हुआ आया था। मैंने वहां बात भी करी थी, उन्होंने कहा ऑटो सबमिट हो जाएगा, लेकिन वो मेरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेरे 20 क्वेश्चन लास्ट वाले जो थे वो पूरे साफ हो गए। मैंने 20 में से इतने किए थे, एक क्वेश्चन छोड़ा था, बाकी सारे किए थे, ठीक है। और अभी आंसर किया आने के बाद मैच भी किया था, लगभग लगभग सारे सही थे, तो वो 20 तो बिल्कुल साफ हो गए। तो ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ है आई थिंक। अब मैं श्योर नहीं हूं इस चीज को लेके कि वो सच में सबमिट नहीं हुए या फिर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ऑटो सबमिट हो जाए तो बढ़िया है, सबका फायदा होगा जिन बच्चों ने सबमिट किया है। क्लियर? आ जाओ, ये क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था कि ओपियोइड का एंटीडोट क्या रहेगा। तो एगोनिस्ट का मतलब क्या हो गया, एंटीडोट, अपोजिट में काम करने वाला। तो क्या हो गया, नेलोक्सोन हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके, नेटलेक्सोन, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, मेथिल नेटलेक्सोन। प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है बच्चों, थोड़ा देख लेना। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, नेलोक्सोन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मोस्ट कॉमन यूज्ड भी है, ध्यान दें। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके सिस्टेमिक इफेक्ट के बारे में। अब देखो हम पढ़ रहे हैं ओपियोइड, अब एक एक ओपियोइड के सिस्टेमिक इफेक्ट पढ़ना तो क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या ले लेते हैं, किसी एक स्पेसिफिक को ले लेते हैं। जैसे नेचुरली अकरिंग कौन सा है, नेचुरली जो पाया जाता है मॉर्फिन है। तो मॉर्फिन को एज ए प्रोटोटाइप लेके हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो वो लगभग लगभग जितने भी ओपियोइड है उनके बारे में ही सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट के बारे में। किसके सिस्टेमिक इफेक्ट है भाई साहब, ये सिस्टेमिक इफेक्ट है सर ओपियोइड के सिस्टेमिक इफेक्ट, ठीक है। तो मॉर्फिन क्या लिया एज ए प्रोटोटाइप, हमने ले लिया कि मॉर्फिन के सिस्टेमिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो दूसरे के भी धीरे धीरे जो है कवर हो जाएंगे। तो पहला पढ़ रहे हैं हम बच्चों, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट करेगा, सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट करेगा। हाइपोटेंशन, सबसे पहला कार्यक्रम क्या कर रहा है, हाइपोटेंशन। अब नोट्स बनाते हो ना तो ये इतनी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा हाइपोटेंशन लिख लो। हाइपोटेंशन, अब ये मैंने को तो क्या है, एकेडमिक वाले बच्चों को भी समझाना होता है और जो कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं उनको भी समझाना होता है, सभी को बताना होता है, तो मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ता है।
लेकिन आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो सीधा लिखो। कैसे लिखोगे? सिस्टमिक इफेक्ट, मॉर्फिन आपने लिखा, सीवीएस क्या करता है, ये लो हाइपोटेंशन कर रहा है, बीपी कम कर रहा है, हाइपोटेंशन ऐसे लिख के और नीचे लगा दो क्यों कर रहा है, वेसो डायलेशन के कारण। इस तरीके से आप लिख सकते हो ताकि आपके छोटा हो जाए, पूरा लिखने थोड़ी बैठे रहोगे, ठीक है। और जो बच्चे एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर वालों को तो आई थिंक आता नहीं है ये, सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों के जो है डिग्री कोर्स रहेगा उसमें आता है, डिप्लोमा में सेकंड ईयर में भी आता है, ठीक है। अरे ये तो एमएससी तक भी आएगा, अगर कोई ओटी में एमएससी कर रहा है, ओटी के एमएससी के स्टूडेंट है मेरे 2-3 जिनसे मेरी रेगुलर बात होती रहती है, और जो भी एमएससी फर्स्ट ईयर में है उनसे बात होती है, वो बताते हैं मुझे ये सारी चीजें वहां भी है। ये कोई ऐसा थोड़ी वहां जाते ही चेंज हो जाएगी। अगर कल को ओटी में पीएचडी आता है और वहां पीएचडी करते हैं कोई ओटी में, तो भी वहां एनेस्थीसिया पढ़ना पड़ेगा। आओ आगे, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन अकर बिकॉज ऑफ वेसोडाइलेशन, वेसल्स के डायलेशन के कारण से क्या देखा जाता है, हाइपोटेंशन देखा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या देखा जाएगा जी प्यारे बच्चों, ब्रेडिकार्डिया देखा जाएगा सर, ठीक है। अब हम एज ए प्रोटोटाइप किसको लेके चल रहे हैं सर, एज ए प्रोटोटाइप मॉर्फिन को लेके चल रहे हैं। तो मॉर्फिन के बारे में इसने बताया ब्रेडिकार्डिया करता है, लेकिन इसने ये भी बताया कि भाई साहब पैथेडिन है, पेंटाजोसिन है, ये क्या करते हैं, ये टेकीकार्डिया करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। आई क्या बात समझ में? बाकी क्या कर रहे हैं, सीवीएस पे इफेक्ट करके सर बीपी कम कर रहे हैं, ब्रेडिकार्डिया कर रहे हैं। सिर्फ पैथेडिन और पेंटाजोसिन ऐसे हैं जो कि टेकीकार्डिया करने का काम करते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपको, सबसे पहले लिखेगा ड्रग ओपियोइड, ठीक है, ऐसे लिख देगा ओपियोइड, फिर ब्रैकेट में लिख देगा क्या, पैथेडिन। पूछ लेगा क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया करता है, टेकीकार्डिया करता है, क्या करता है। अब देखो दिक्कत क्या होगी, आपने रट रखा है कि भाई साहब ओपियोइड जो है वो ब्रेडिकार्डिया करता है, लेकिन पैथेडिन नहीं करता। पैथेडिन क्या करता है, टेकीकार्डिया करता है। तो इस तरीके से आपको फंसा सकता है वो, तो बिल्कुल इजी है, याद रख लेना। आई क्या बात समझ में प्यारे बच्चों, ब्रेडिकार्डिया मतलब 60 से नीचे, टेकीकार्डिया का मतलब क्या हो गया, 120 से ऊपर। क्लियर है? 100 तक रहता है, 60 से 100 तक रहता है तो इसको हम नॉर्मल बोल देते हैं, और उससे ऊपर जा रहा है तो टेकी, उससे नीचे जा रहा है तो 60 से नीचे जा रहा है तो ब्रेडिकार्डिया। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट और क्या करेगा, 2 कार्यक्रम इसने कर दिए, तीसरा कार्यक्रम क्या करता है देखो, तीसरा कार्यक्रम करेगा शिफ्टिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ट्रांसफर करेगा। जिसको नहीं पता पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, तो एक बार फर्स्ट ईयर की बुक उठा के देख लेना, वहां पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ लेना प्यारे बच्चों, समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी। तो पल्मोनरी से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। इसलिए इट इज फॉर दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण कि ये क्या कर रहा है, पल्मोनरी से सिस्टेमिक में ट्रांसफर कर रहा है, इस प्रॉपर्टी के कारण मॉर्फिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अगर किसी पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया तो वहां पर एजेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा, आपके मॉर्फिन रहेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पल्मोनरी से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ट्रांसफर करता है। बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब क्लास को देखते हुए ही याद हो जाए, बार बार पढ़ना आपको नहीं पड़े। आगे बात समझ में, क्या कर रहा है सर, पल्मोनरी से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ट्रांसफर कर रहा है, और इस प्रॉपर्टी के कारण से मॉर्फिन को किसमें यूज लिया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में यूज लिया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर आप लोग कर दोगे। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के ट्रीटमेंट में किस ओपियोइड को काम में लिया जाता है, सब मॉर्फिन को लिया जाता है, दूसरों को भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मॉर्फिन की है तो इसलिए। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट दे रखा है मेपेड्रीन कैन डायरेक्ट डिप्रेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब हो गया जो कॉन्ट्रैक्शन करने की जो पावर होती है उसको क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरीके के ओपियोइड है। ये कार्यक्रम कर रहे हैं सीवीएस पे इफेक्ट कर, सेंट्रल सॉरी सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलने वाला था मैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। नेक्स्ट चलिए मेरे बच्चों, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जाके क्या कर रहा है, आखिर कर क्या रहा है वहां वो, ठीक है। ये साला कर क्या रहा है, वो आता है ना, मीम आता है एक। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट क्या करेगा, ओपियोइड इनहिबिट द रेस्पिरेशन। अगर हेवी डोज दे दोगे तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस रहते हैं। रेस्पिरेशन को क्या करता है,
इनहिबिट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कम करना। ओपियोइड इनहिबिट द रेस्पिरेशन बोथ वॉल्यूम एंड रेट आर डिक्रीज। अब देखो ये क्या बला है, मैं सांस ले रहा हूं ऐसे, छोड़ा मैंने, ये क्या हुआ? काउंट हो रहा है, एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, ऐसे लगभग लगभग 15-16 बार हम सांस लेते हैं एक मिनट में। सही बात है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेट। एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब मैंने कितना सांस लिया, तो टाइडल वॉल्यूम, टीवी टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। अरे पता है क्या? अरे पता है क्या प्यारे बच्चों? नहीं पता है तो पता करो। टाइडल वॉल्यूम, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। और रेट मतलब कितनी बार सांस ले रहा है उसको बोलते हैं रेट। तो ये रेट को भी कम कर देगा और वॉल्यूम को भी कम कर देगा, मतलब पेशेंट पूरे अच्छे से सांस ले ही नहीं पा रहा है, हल्की हल्की। क्लियर है? ओके। और रेट को ज्यादा कम करेगा वॉल्यूम के कंपैरिजन में। वॉल्यूम पे तो फिर भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन रेट को ज्यादा ही कम कर देगा। ये हुई ना बात। आगे चलो, एक काम तो ये किया, दूसरा काम क्या कर रहा है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का काम करेगा कब? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मॉर्फिन पॉइजनिंग। अगर मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो गई, दबा के मॉर्फिन दे दिया या ले लिया किसी पर्सन ने, ज्यादा हो गई, हेवी डोज हो गई, पॉइजनिंग हो गई, तो पॉइजनिंग के कारण से क्या होगा? डेथ हो सकती है पर्सन की, क्योंकि उसके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मॉर्फिन पॉइजनिंग। आगे बात समझ में? वेरी गुड, आ जाओ आगे। चलिए ना आगे, आगे चलो। चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पेशेंट आर मोर प्रोन फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब बच्चों में और ओल्ड एज जो रहेंगे उसमें ज्यादा देखा जाता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ओपियोइड्स के कारण एज कंपेयर टू यंग पेशेंट। मॉर्फिन कैन इनहिबिट सीलियरी एक्टिविटी। जो सीलिया होती है कहां कहां होती है? आपने एनाफीजियो पढ़ी होगी, जैसे आपके ट्रेकिया है तो ट्रेकिया में होती है, ठीक है। उसके अलावा फ्लोपियन ट्यूब में होती है, तो ऐसी जगह पे सीलिया होती है, और भी बॉडी में कई जगह होती है। तो उनकी एक्टिविटी, सीलियरी एक्टिविटी जो रहेगी उसको कम कर देगा जी। उसके बाद में क्या बोल रहा है? डायरेक्ट एक्टिंग ऑन ब्रोंकियल मसल। ब्रोंकियल मसल पे काम करेगा। डायरेक्ट एक्टिंग ऑन ब्रोंकियल मसल, ओपियोइड आर ब्रोंको डायलेटर। किस तरीके से काम करेगा? एज ए ब्रोंको डायलेटर, डायलेट करना, फैला देने का काम ये करेगा। आई क्या बात समझ में? ये हो गई अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बातें। अच्छी अच्छी बातें करी है, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो बच्चों फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और बच्चों टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाइए वहां पर फॉलो कीजिए। आप मुझे डीएम कर सकते हैं आपकी कोई भी क्वेरी है तो। और टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर जो भी कोई न्यू क्लास में अपलोड करता हूं तो उसका लिंक आता है, कोई नई नोटिफिकेशन आती है कोई वैकेंसी के रिगार्डिंग तो वहां पर आता है, या फिर कुछ कई बार इंस्ट्रूमेंट की या किसी ना किसी की मैं फोटो वगैरह उसमें डाल देता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन करके फायदा ले सकते हैं ये। और क्लास को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने जूनियर्स तक, अपने सीनियर्स तक, अपने साथियों तक। और अकाउंट को जो है बच्चों फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल जो है अपना उसको फॉलो करना है। चलो देखो, प्रमोशन थोड़ा बहुत मुझे करना ही पड़ेगा बोल बोल के तुम्हारे पास, और मेरा प्रमोशन तुम हो यार। तुम लोग क्लास देखते हो, अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर कीजिए। देखो क्लास अगर अच्छी नहीं लगती है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसे करो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगेगी, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग आगे शेयर कर सकते हैं। आओ आगे। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरी बातें अपनी हो गई। नेक्स्ट 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 आ जाता है जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? CNS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करके क्या करेगा? पहला और कार्यक्रम हमने पहले ही जो पहला पेज था उस पर क्या पढ़ा था? आईसीयू में सेडेशन देने के लिए काम में लिया जा सकता है। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है? फॉर सेडेशन, सेडेशन एट लोअर डोज कैन प्रोग्रेस टू डीप कोमा एट हाई डोज। थोड़ा बहुत दे रहे हो तो बच्चा सो जाएगा, या फिर जो पेशेंट रहेगा वो सो जाएगा। अगर ज्यादा डोज देते हो तो कोमा में पेशेंट जा सकता है, डेथ भी पेशेंट की हो सकती है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, लेकिन डीप कोमा अपने यहां लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा देते हो तो पॉइजनिंग होगी, डेथ ही होगी, लिखा हुआ था, अभी अपने पढ़ा था। आओ आगे।
जनरली ओपियोइड्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं किसको, सीएमआर। सीएमआर क्या होता है भाई साहब, सुन लेना ध्यान से, सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट, क्लियर है। सीबीएफ, सेरिब्रल ब्लड फ्लो, ठीक है। एंड आईसीपी, आईसीपी का मतलब होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो आईसीपी हो गया, ठीक है, सीबीएफ हो गया और सीएमआर हो गया। इनको जनरली क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है, कब, इन रेस्टिंग ब्रेन। रेस्टिंग ब्रेन मतलब नॉर्मल अगर है तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, इन इन चीजों को कम करने का काम करेगा। सीएमआर सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट, सीबीएफ मतलब सेरिब्रल ब्लड फ्लो और आईसीपी मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्लियर। आगे आओ। और क्या करेगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करके क्या करेगा भाई साहब, मूड को चेंज करेगा। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ठीक है, मेंटल क्लाउडिंग हो सकती है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जब ट्रामाडोल के बारे में बात करी थी ना आपको, तो ट्रामाडोल के बारे में मैंने एक बात बोली थी कि सीटीजेड सेंटर पे वर्क करता है, नोजिया एंड वोमिटिंग करा देता है, याद करो। तो ये देखो, अब देखो, स्टिमुलेट करेगा किसको, स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जिसको हम बोलते हैं सीटीजेड, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कोज नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग कर देगा, उल्टी करा देगा। एट वेरी हाई डोज दे इनहिबिट वोमिटिंग बाय इनहिबिटिंग वोमिटिंग सेंटर। अब देखो, लेकिन आपने बहुत ज्यादा हाई डोज दे दी तो वहां पर उल्टी होना ही बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा किसको, वोमिटिंग सेंटर को। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप किसी पेशेंट को ओपिएट देते हो तो वो सीटीजेड सेंटर को ट्रिगर करता है और वोमिटिंग करवा देता है, क्लियर है। लेकिन बहुत ज्यादा दे देते हो तो वो उल्टा काम करने लग जाएगा, सीटीजेड सेंटर को क्या कर देगा, स्टिमुलेट नहीं करेगा, बिल्कुल इनहिबिट कर देगा उसको और वोमिटिंग क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है, इनहिबिट कर देगा वोमिटिंग, क्लियर है। ये हो गए अपने सीएनएस के बारे में बात। तो सीएनएस पेपर देखो दो तीन इंपॉर्टेंट, पहला सेडेशन करेगा, सीएमआर सीबीएफ और आईसीपी को डिक्रीज करेगा और स्टिमुलेट कर देगा सीटीजेड सेंटर को, जिससे उल्टी हो जाएगी। नेक्स्ट, और क्या करेगा, और भी कर रहा है, देखो और भी कार्यक्रम कर रहा है, किस पे, सीएनएस पे वर्क करके इनहिबिट कर रहा है टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर को। और टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, उसको क्या कर देगा, इनहिबिट। इनहिबिट मतलब कमजोर कर देगा, कम कर देगा। तो उससे क्या होगा, हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाना। किससे कम सर, 37 डिग्री सेल्सियस लगभग अपन नॉर्मल मानते हैं, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल मानते हैं। अगर ये 36 उसके बाद 35 से नीचे आ जाता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, हाइपोटेंशन हम उसको नाम, सॉरी हाइपोथर्मिया हम उसको नाम देते हैं। और अगर और भी नीचे आता है तो हाइपोथर्मिया तीन टाइप का होता है, पता है आपको। सीवियर हाइपोथर्मिया, अगर बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उसको बोल देते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया। हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा, यहाँ यूरिन आउटपुट जीरो हो जाएगा, जीएफआर क्या हो जाएगा, जीरो। जीएफआर से ही तो यूरिन बनता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम बोलते हैं जीएफआर। तो वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यूरिन आउटपुट। इसको बोलते हैं सीवियर, लिखने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। और अगर बॉडी का टेम्परेचर 21 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस है तो इसको बोल देंगे अपन क्या, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तीन टाइप होते हैं, क्लियर है। और अगर बॉडी का टेम्परेचर है आपका 35 से थोड़ा सा नीचे, मतलब 34 है, मतलब 28 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस से लेके और 35 तक है, इसको क्या बोल देंगे अपन, माइल्ड। तो क्या हो गया, माइल्ड, फिर आ जाता है मॉडरेट और फिर आ जाता है सीवियर, क्लियर है बच्चों। टेम्परेचर मॉनिटरिंग पढ़ेंगे तब और बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, सही कैसे किया जाता है वो भी बताऊंगा। तो ये कर रहा है अपन सीएनएस पे वर्क करके। आगे आओ, और क्या कर देगा, कन्वर्जन आ सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं। मोरफिन, पैथेडिन एंड रेमिफेंटिल कैन को जनरली टॉनिक क्लोनिक सीजर, सीजर आ सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, कन्वर्जन आ सकते हैं। अगर मोरफिन आप दे रहे हो, पैथेडिन आप दे रहे हो, रेमिफेंटिल आप दे रहे हो, तो जनरली टॉनिक क्लोनिक टाइप के सीजर ये कोज कर सकता है। आई क्या बात समझ में, आओ आगे।
अब बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम पे क्या करेगा। सीएनएस की बातें खत्म हो गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो जो कार्यक्रम कर रहा था वो पूरे बता दिए। अब बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम पे, मसल्स पे क्या इफेक्ट इसका रहता है। तो ओपियोइड क्या करता है, ओपियोइड कैन कोज मसल रिजिडिटी, ठीक है, ओपियोइड क्या कर देंगे, मसल्स रिजिडिटी कर देंगे, विच समटाइम बिकम सो सीवियर, और कभी कभी ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है इन थोरेसिक मसल। थोरेसिक की जो मसल रहेगी वहां पर वर्क करके बहुत ज्यादा स्टिफनेस ला देते हैं या बहुत ज्यादा रिजिडिटी कर देते हैं, ठीक है। समटाइम बिकम सो सीरियस इन थोरेसिक मसल दैट मींस कैन कॉज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी, मतलब पेशेंट जो है प्रॉपर सांस ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो थोरेसिक मसल रहती है वो पेशेंट के सांस लेने में मदद करती है, ठीक है। और अगर वो स्टिफनेस आ गई, उनमें बहुत ज्यादा वो टाइट हो गई, रिजिडिटी आ गई, तो सांस ही पेशेंट प्रॉपर नहीं ले पाएगा, और उससे क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसको क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वुडन चेस्ट सिंड्रोम। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले वुडन चेस्ट सिंड्रोम किसके कारण से देखा जाता है, तो सर ओपियोइड्स के कारण से देखा जाता है, अगर ओपियोइड की हेवी डोज हो गई तो, क्लियर है। और वो किस कारण से हो रही है, क्योंकि थोरेसिक मसल जो है वो क्या हो गए, रिजिड हो गए, बहुत ज्यादा स्टिफ हो गई, बहुत ज्यादा, उसके कारण से। क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, अच्छे से दिखेगा आपको। ये रहा, दिस इज कॉल्ड एज वुडन चेस्ट सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट है भाई, अंडरलाइन कर लो, है ना, अंडरलाइन क्या, बॉक्स में बंद कर देता हूं इसको, बॉक्स में बंद कर दीजिए जी, ये लो। और स्टिप चेस्ट सिंड्रोम भी इसको बोला जाता है। स्टिप का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा टाइटनेस आ गई, तो स्टिप चेस्ट सिंड्रोम भी इसको बोला जाएगा। एक ही बात है, वुडन चेस्ट सिंड्रोम बोल दो या स्टिप चेस्ट सिंड्रोम बोल दो, बात दोनों की एक ही है। आ जाओ आगे। मसल रिजिडिटी इज द मोस्ट कॉमन सीन विथ ऑलफेंटिल। जो ऑलफेंटेनिल जो दिखाई दे रही है आपको ड्रग, ठीक है, ये क्या है, फेंटेनिल की छोटी बहन है ये, ऑलफेंटेनिल इसको बोलते हैं, अरे ऑलफेंटेनिल इसको बोलते हैं। तो ये क्या है आपके, ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है मसल रिजिडिटी इसके साथ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी भाई लाइन। कोई पूछ ले मसल रिजिडिटी मोस्ट कॉमनली सीन विथ, तो कौन सी हो जाएगी, ऑलफेंटिल। या फिर आपसे पूछ लिया जाए ऑलफेंटिल जो है कौन सा सिंड्रोम करती है, तो कौन सा करती है, वुडन चेस्ट सिंड्रोम करती है, स्टिप चेस्ट सिंड्रोम करती है। इस तरीके से घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अरे आई क्या समझ में, वेरी नाइस। कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना भाई। हालांकि देखो ओपियोइड हार्ड टॉपिक्स में से आता है, ओपियोइड जो है इतना इजी टॉपिक नहीं है, ध्यान रहे। मैं इसको इजी कर करके लाता हूँ, मेरी आत्मा जानती है कैसे करता हूँ, बड़े ही सिलेक्टिव लाइनें मैं इसमें लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल इजीली समझ में आए। और आपको पढ़ना क्या है भाई, जो एग्जाम में आ रहा है वो पढ़ना है अपने को। अपने को पूरी दुनियादारी की राम कहानी क्यों पढ़नी है, या पूरी दुनिया की चीजें अपने को क्यों पढ़नी है, अपने को क्या पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछा जाए। एनेस्थीसिया कोई छोटी चीज थोड़ी है, बहुत बड़ा एनेस्थीसिया है। और ओपियोइड जो है ऐसे थोड़ी कि एक पीपीटी जो है 10-15 पेज की, उसमें ओपियोइड्स खत्म हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। ओपियोइड बहुत बड़ा है, पढ़ने बैठो तो पढ़ते ही रहो। अपने किसमें चाहिए, अपने चाहिए भाई साहब, एग्जाम देना है, सीआरई देना है, दूसरे एग्जाम देने हैं ओटी के, उसके लिए चाहिए। तो सिलेक्टिवली जो लाइनें हैं वो होती है, चीजें इजीली समझ में आ जाए वो होती है, उसके बाद में एग्जाम में पूछा जाए वो होती है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ज्ञान नहीं लगाना है, शांति से पढ़ना है, वेरी नाइस। नेक्स्ट चलो, अब बात करते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम पे क्या इफेक्ट करता है। बात करो एंडोक्राइन सिस्टम की। कुछ हार्मोन है जैसे स्ट्रेस हार्मोन लाइक एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एसीटीएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोलते हैं एफएसएच, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, बाहर निकालता है। एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं अपन इसको, एलएच। एंड कोर्टिसोल सिंथेसिस इज डिक्रीज बाय ओपियोइड। बिल्कुल शॉर्ट में लिख लो, क्या क्या लिख लो सर, एसीटीएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच और एक कोर्टिसोल, इन सभी के सिंथेसिस को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ये लो, ये इतनी बड़ी लाइन, इतने से मैं खत्म, याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आओ आगे, डिक्रीज बाय ओपियोइड। नेक्स्ट लाइन,
नेक्स्ट बोल रहा है कि एडीएच, एडीएच की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए एक एग्जाम में। एडीएच की फुल फॉर्म तो भाई सभी की याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। एसीटीएच की होनी चाहिए, एफएसएच की होनी चाहिए, एलएच की होनी चाहिए, एडीएच की होनी चाहिए, यहाँ पर जीएच दे रखा है ग्रोथ हार्मोन, इसकी होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए, ठीक है। तो वाइल द सिंथेसिस ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एडीएच, ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं जीएच, एंड प्रोलैक्टिन इज इंक्रीज्ड, इनको क्या कर रहा था सर, डिक्रीज कर रहा था। एडीएच हो गया, जीएच हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, इनको क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और फुल फॉर्म सबकी याद होनी चाहिए, कोई से की भी पूछी जा सकती है। एडीएच की फुल फॉर्म बताइए, एलएच की फुल फॉर्म बताइए, कुछ भी पूछा जा सकता है। और ध्यान रहे, काम भी पूछा जा सकता है, ठीक है इनका। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक, मतलब यूरिन के जो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है उसको कम करने का काम करेगा एंटी डायूरेटिक। क्लियर है। नेक्स्ट, सबके बताऊं क्या, सबके बताऊंगा, अभी ओपियोइड काफी लंबा हो जाएगा, वैसे बड़ा टॉपिक है। जीएच ग्रोथ करने में काम में आता है, प्रोलैक्टिन ये जो मिल्क का प्रोडक्शन रहता है उसमें यूज होएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, जीआईटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसी दिन एक अलग से क्लास ले लेंगे जिसमें हार्मोन्स के काम बता देंगे। शॉर्ट एक 5-7-10 मिनट की एक छोटी वीडियो डाल दूंगा, उसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी। क्लियर है। मैं सोच रहा हूँ एक बार बड़ी बड़ी चीजें हैं वो कवर हो जाए, तो उसके बाद छोटी को तो हम करा ही देंगे, छोटी की तो दिक्कत नहीं। छोटी की तो हम एक रील भी बना के पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और छोटी आप लोग पढ़ भी लेते हो। जो बड़े टॉपिक है, जो आप लोग हजारों रुपए देके पेड कोर्स खरीद खरीद के पढ़ रहे हो, मैं देख रहा हूँ एक बार उनको कवर करा दूं, तो एक बार वो लोग शांति से बैठ जाए। वो बेचारे बिना मतलब के मेहनत कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं सारी चीजें अपलोड कर देता हूँ शांति से। क्यों, आ जाओ। अब बात करते हैं जीआईटी के बारे में। ओपियोइड इनहिबिट द गट मोटिलिटी, गट मोटिलिटी को कम करेगा, तो सीधी सी बात है भाई साहब, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। जब पेशेंट फ्रेश ही नहीं हो पा रहा है, गट पास ही नहीं हो रहा है, मोटिलिटी मतलब आगे ही नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ओपियोइड क्या करेगा, इनहिबिट करेगा गट मोटिलिटी को एंड डिक्रीज द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग मतलब वही सीधी सी बात है, पेशेंट सुबह सुबह नित्य क्रम जो करता है, फ्रेश होता है, वो नहीं कर पाएगा। कोजिंग कॉन्स्टिपेशन, और उसके कारण से आपको क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं ओपियोइड बोवेल सिंड्रोम। ये लो, इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ ले तुमसे, कोई पूछ ले मुझसे कि क्या गम है, तो फिर क्या गम है अगर कोई पूछ ले मुझसे, तो ओपियोइड क्या कर रहा है, ओपियोइड ओपियोइड बोवेल सिंड्रोम कर रहा है। ओपियोइड बोवेल सिंड्रोम का मतलब क्या है सर, पेशेंट प्रॉपर फ्रेश नहीं हो पाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, गट मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बात, आओ आगे। अब देखो आंखों पे क्या इफेक्ट कर रहा है, नैना आंखों पे कर रहा है ओपियोइड कोज मियोसिस, ठीक है। जो पुतलियां रही नहीं, उनको क्या बोलेंगे हम, मियोसिस करेगा, सीधी सी बात है। एंड डिक्रीज इंट्राओक्यूलर टेंशन, और इंट्राओक्यूलर टेंशन जो रहेगी उनको डिक्रीज करने का काम करेगा। पिप्पल, हाँ अब याद आ गया, मियोसिस का मतलब क्या होगा, पिप्पल जो है डायलेट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मियोसिस। और डिक्रीज कर देगा किसको, इंट्राओक्यूलर टेंशन को। ये हो गए आंखों के बारे में बात। नैना रे नैना तेरे दो नैना, आओ नीचे, अरे आजा भाई। तो ये हो गए एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक रहेगा उसके बारे में बात, और आंखों के बारे में भी अपनी बात हो गई कि ओपियोइड वहां पर क्या कर रहा है। लिख लेना ऐसे टॉपिक टू टॉपिक, जैसे मैं बता रहा था ना यहाँ, ऐसे लिख लेना, एक पेज में हो जाएगा आपका, और याद होगा जो बहुत तगड़ा, मजा आ जाएगा आपको। आगे आओ, आगे आइए जी, रीनल सिस्टम पे क्या इफेक्ट करेगा। रिलैक्स यूरिनरी ब्लैडर कोजिंग यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कर देगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा, पेशेंट टॉयलेट सही से नहीं कर पा रहा, कर तो रहा है सही से नहीं कर रहा। आओ आगे, अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मॉर्फिन, क्योंकि हमने प्रोटोटाइप क्या लिया था, मॉर्फिन। एग्जांपल किसका लेके पढ़ा था हमने, मॉर्फिन। हम पढ़ रहे थे ओपियोइड, ओपियोइड के सिस्टमिक इफेक्ट अपने को पढ़ने थे। अब सिस्टमिक इफेक्ट तो हम सारे एक 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 ड्रग के पढ़ नहीं सकते, तो हमने क्या करा, एक प्रोटोटाइप लिया, कौन, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन के फिर क्या पढ़ेंगे हम, फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आओ एलिमिनेशन हाफ लाइफ, मतलब टी हाफ। टी हाफ इज 2 to 4 आवर, मतलब 2-4 घंटे इसका टी हाफ रहेगा।
तो ज्यादा लंबे समय तक इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। क्लियर है? मेटाबॉलिज्म मेनली जो है, मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? मेटाबॉलिज्म इज मेनली इन लीवर, लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ इन न्यूबॉर्न इज 10 आवर, ये भी देख लेना भाई। इधर एलिमिनेशन हाफ लाइफ 2 to 4 आवर थी, ये नॉर्मल अडल्ट पेशेंट के बारे में बात थी। और चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूं, बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो कितनी हो जाएगी? 10 आवर जो है इसका एलिमिनेशन हाफ लाइफ हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉर्फिन कैन बी गिवन बाय, मॉर्फिन कैसे कैसे आप दे सकते हो? सर आईवी दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, ओरल दे सकते हैं, रेक्टल दे सकते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस दे सकते हैं, इंट्राथिकल दे सकते हैं, एपिड्यूरल रूट से दे सकते हैं। लगभग सारे दे दो, कोई से ही दे दो, बस ध्यान रहे किससे कितना फास्ट देना है। आईवी फास्ट दे दिए तो फिर दिक्कत है, तो ध्यान से देना है। एपिड्यूरल रूट में कब काम में लेते हैं पता है? जब किसी पेशेंट के टीएचआर, टीकेआर जैसी बड़ी सर्जरी करते हैं तो पेन मैनेजमेंट के रूप में ओपियोइड को काम में लिया जाता है रोपीवकेन के साथ में। फेंटेनिल ऐड करते हैं वहां पर रोपीवकेन के साथ में, और रोपीवकेन भी वहां पेन मैनेजमेंट में यूज लिया जाता है। रोपीवकेन क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिया होता है। आई क्या बात समझ में? आओ, रोपीवकेन की क्वालिटी और है पता है तुम्हें? अगर आप हेवी डोज दोगे तो मोटर और सेंसरी दोनों ही जो है नर्व फाइबर ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कम डोज दोगे तो सिर्फ सेंसरी ब्लॉक होंगे, मोटर ब्लॉक नहीं होंगे। और सिर्फ सेंसरी अगर ब्लॉक हो रहे हैं तो फिर दर्द भी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो टीएचआर, टीकेआर बड़ी सर्जरी होती है, टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, वहां पर एपिड्यूरल रूट में लगाया जाता है, एपिड्यूरल स्पेस में, एपिड्यूरल रूट से एपिड्यूरल स्पेस में। नेक्स्ट, डोज के बारे में बात करूं तो कितनी हो जाएगी? 0.1 से लेके 0.2 mg पर केजी, ये मॉर्फिन की डोज प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हो गए अपने मॉर्फिन कहां कहां से दे सकते हैं, और एलिमिनेशन हाफ लाइफ, और पूरी फार्माकोकाइनेटिक्स। अब बात करते हैं न्यू ओपियोइड की, जिसको हम बहुत ज्यादा काम में ले रहे हैं। न्यू ओपियोइड में हम काम में लेते हैं फेंटेनिल को सबसे ज्यादा। ठीक है, फेंटेनिल इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड ओपियोइड इन एनेस्थीसिया। यही बोला था मैंने कि सबसे ज्यादा काम में ले रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन यूज्ड हो गया कौन? फेंटेनिल। फेंटेनिल अलोंग विथ बुपिवकेन और रोपिवकेन यूज एज कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ पेनलेस लेबर एंड पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया। भाई अति इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? यही बता रहा था अभी मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछ लिया जाए कि फेंटेनिल को कहां काम में लिया जाता है? पेन मैनेजमेंट में। ठीक है, या फिर सीधा ही पूछ लिया जाए कि फेंटेनिल को कहां काम में ले रहे हैं हम, तो कहां? आपसे ये क्वेश्चन वहां भी पूछा जा सकता है, किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने चले गए तो पूछ लेगा जॉब के लिए, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो वहां पेपर में पूछा जा सकता है, आप कहीं पर प्रैक्टिकल देने गए हो, आपके फाइनल ईयर का प्रैक्टिकल देने गए हो, वहां पर पूछा जा सकता है, कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया लाइन है ये। तो फेंटेनिल को काम में लिया जाता है किसके साथ? सर बुपिवकेन के साथ या रोपिवकेन के साथ में। मोस्टली किसके साथ काम में लिया जाता है? सर रोपिवकेन के साथ में काम में लिया जाता है। यूज्ड एज कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन पंप की मदद से कंटिन्यूअसली दिया जाता है। किस किस लिए? सर पेनलेस लेबर कराना हो, बच्चा पैदा करना हो, दर्द नहीं हो तो, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया, मतलब सर्जरी के बाद में दर्द नहीं हो, पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। ये लाइन याद रहे, कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है भी, इट इज 100 टाइम मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। मॉर्फिन के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा पावरफुल या पोटेंट ड्रग है कौन? फेंटेनिल। आई क्या बात समझ में? ये हो गए तुम्हारे सारे ओपियोइड्स के बारे में बात है। ठीक है, न्यू ओपियोइड के बारे में अपन ने छोटी छोटी बातें कर ली। अच्छा, इसके बारे में और है, फेंटेनिल के बारे में और देखो, द एडवांटेज ऑफ फेंटेनिल आर। फेंटेनिल के एडवांटेज क्या क्या है? पहला, ड्यू टू हाई लिपिड सोल्युबिलिटी, लिपिड सोल्युबिलिटी इसकी अच्छी होती है, इसलिए रैपिड ऑनसेट, तुरंत प्रभाव से काम करना स्टार्ट करता है 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर, रैपिड ऑनसेट 2 to 5 मिनट, एंड रैपिड रिकवरी, और रिकवरी भी तुरंत हो जाती है। मतलब टी हाफ कितना हो गया जी? 1 से 2 घंटे, 1 to 2 आवर इसका क्या हो गया? टी हाफ हो गया। आ गया हो,
कैन बी गिवन बाय आईएम और आईवी, आईएम भी दे सकते हो इसको, आईवी भी आप दे सकते हो, और कैसे इंट्रामस्कुलर दे सकते हो, ट्रांसडर्मल दे सकते हो, जैसे कि फेंटेनिल पेच लगाते हैं हम। अब ये क्या बला है साहब फेंटेनिल पेच? फेंटेनिल पेच लगाया जाता है अगर किसी पेशेंट को पेन रिलीफ करवाना हो, तो वहां पर आप फेंटेनिल पेच दे सकते हैं। लंबे समय, भाई किसी के दर्द है, बार बार आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते, तो फेंटेनिल पेच लगा दो। इनका इफेक्ट काफी लंबा लंबा रहता है, लगभग 72 आवर्स तक, 72 आवर्स तक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। बहुत लंबा इफेक्ट होता है इसका। आपने एक बार लगा दिया, 72 घंटे, 2-3 दिन इफेक्ट चल रहा है बढ़िया आराम से, मतलब बार बार इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंजेक्शन लगाओगे टी हाफ भाई साहब 1 से 2 घंटे, 5 घंटे बाद वापस आ जाएगा, पेशेंट दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, फेंटेनिल पेच। क्लियर है? उसके अलावा इंट्राथीकली आप दे सकते हो, एपिड्यूरल रूट से भी आप दे सकते हो। इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई पूछ ले तुमसे, क्या पूछ सकता है? फेंटेनिल पेच जो रहेगा प्रोवाइड एनाल्जेसिया फॉर 72 आवर्स। फेंटेनिल पेच कितने लंबे समय तक एनाल्जेसिया या दर्द निवारक के रूप में काम करता है? तो भाई साहब 72 घंटे तक काम करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ही ज्यादा, इट इज मोस्ट कार्डियक स्टेबल ड्रग, या मोस्ट कार्डियक स्टेबल ओपियोइड ड्रग नहीं, इट इज मोस्ट कार्डियक स्टेबल ओपियोइड। अब कोई पूछ ले कि मोस्ट स्टेबल ओपियोइड कौन सा है, तो भाई साहब फेंटेनिल है, इसलिए ही फेंटेनिल सबसे ज्यादा काम में भी लिया जाता है। आई बात समझ में? अरे समझ में तो आता है क्या तुम्हारे, या बावड़े की तरह हाँ हाँ ही करते रहते हो? अब फाइनली हम पढ़ेंगे ओपियोइड एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब ओपियोइड के अगेंस्ट काम करने वाले, ठीक है। मेरी तो इच्छा थी एक अलग से वीडियो डाल दूं ओपियोइड एंटागोनिस्ट का, पर चलो ठीक है, क्लास चल रही है तो साथ साथ ही पढ़ा देता हूं। ओपियोइड एंटागोनिस्ट का मतलब होता है एक ड्रग है जिसका नाम है नैलोक्सोन। एक और हमने देखी थी नेटलेक्सोन, कुछ इस तरीके से उसका नाम था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। नैलोक्सोन बहुत ज्यादा काम में ली जाती है। इट इज प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट, मतलब ओपियोइड का एंटीडोट के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ओपियोइड एंटागोनिस्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट एक्टिंग ऑन ऑल ओपियोइड रिसेप्टर, ठीक है। जितने भी ओपियोइड रिसेप्टर है, म्यू होता है, कप्पा होता है, अलग अलग रिसेप्टर होता है, सभी पे ये काम करता है। मैक्सिमम जो है पोटेंशियल से कहां पर काम करता है? म्यू रिसेप्टर पे ये काम करता है। ये देखो, ये म्यू होता है, कप्पा होता है, अल्फा होता है, अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। अपना डीप, इतना अपने को डीप नहीं जाना है, इतना याद रखना है कि सभी रिसेप्टर पे ये वर्क करता है। और ओपियोइड का जो इफेक्ट रहेगा उसको रिवर्स कर देगा। इट रिवर्स द एक्शन ऑफ ऑल ओपियोइड्स, जितने भी ओपियोइड, चाहे फेंटेनिल हो, चाहे ट्रामाडोल हो, या फिर आपके और कोई हो, मॉर्फिन हो, सभी को क्या कर देगा? ये रिवर्स कर देगा। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 30 to 60 मिनट, लगभग 30 से 60 मिनट तक क्या रहता है? इसका इफेक्ट रहता है। अब दिक्कत कहां आती है? इसका इफेक्ट कितना? 30 से 60 मिनट। हमने उसका कितना देखा था मॉर्फिन का? सर 4-5 घंटे देखा था। अब दिक्कत क्या है वहां पर? शायद आई थिंक 3 to 4 आवर। अब दिक्कत क्या आएगी? जब तक इसका इफेक्ट रहेगा तब तक तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब नैलोक्सोन का इफेक्ट रहेगा तब तक ओपियोइड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे ही इसका इफेक्ट खत्म हुआ 30 से 60 मिनट बाद, उसका इफेक्ट वापस आने के चांसेस रहते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 30 to 60 मिनट, देयर बाई इंक्रीजिंग द चांस ऑफ रिकॉर्टिजेशन, मतलब वापस से री इफेक्ट। आप यहां पर ऐसे बोल सकते हो री इफेक्ट, वापस से री इफेक्ट देखने को मिलता है विथ लॉन्ग एक्टिंग एजेंट। लॉन्ग एक्टिंग एजेंट जो लंबे समय तक काम करते हैं, जैसे कि मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन जैसे होते हैं, उनके साथ में ज्यादा लंबे समय तक इनका इफेक्ट रहता है, तो 30 से 60 मिनट बाद में वापस से इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नैलोक्सोन कैन बी गिवन इंट्राथीकली, और इसको आप इंट्राथीकली भी दे सकते हो। ये बात हुई आपके ओपियोइड के बारे में और ओपियोइड एंटागोनिस्ट के बारे में। नैलोक्सोन के बारे में सिर्फ आपसे 2 चीजें पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। पहला, नैलोक्सोन का काम क्या होता है? तो सर ओपियोइड एंटागोनिस्ट होती है, ये इसका पहला काम है। दूसरा काम इससे पूछा जा सकता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका कितना होता है? तो 30 से 60 मिनट का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ये हो गई ये हो गए बच्चों अपने ओपियोइड्स के बारे में सारी बातें, लगभग सारी बातें मैंने ओपियोइड्स के बारे में आपको बता दी है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट का, दोनों को जाइए फॉलो कीजिए और अपना चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए। आगे क्लासेस जो है आपके जूनियर्स तक शेयर कीजिए ताकि वो
इनसाइड ओटी विद सूरज सर चैनल के साथ जुड़ सकें, सब्सक्राइब करें और आगे जो है क्लासेस का फायदा ले सकें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।